तो मोदी के प्रभाव के कारण या आरजेडी के विरोध के कारण बिहार में नीतीश कुमार अच्छा करते हैं, मैं मान लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका मतलब जो 33-34 सीटें आई वो योगी आदित्यनाथ के कारण बीजेपी की हार हुई। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के चलते 17 सीटें आ गई बीजेपी को। फिर राजस्थान में भजन लाल शर्मा के चलते बीजेपी को 15 सीटें आ गई। हरियाणा में खट्टर साहब के चलते 5 सीट आ गई। पंजाब में एक भी सीट नहीं आया। इतना आंकड़ा न बता पाइएगा जितना हमको याद है, वो छोड़ दीजिए आंकड़ों की बात। अरे कर रहे कीजिए ना, 22 साल और कीजिए। हाँ, तो आंकड़ा के मामले में आपसे कोई कमजोर नहीं है, आप हमसे ज्यादा मजबूत हैं। आप बात समझ लीजिए, आपने जो आंकड़े गिनाए तो वहां मोदी जी का जादू नहीं चला। तो लो मेरे भाई, बताइए। किसी भी राज्य में लालू यादव कोई फिनोमेना करके चीज नहीं है। जो बिहार की राजनीति है वो पिछले 30 वर्ष से यहां मोदी जी, नीतीश कुमार, अगड़ा पिछड़ा फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, सबसे बड़ा मुद्दा है लालू यादव। या तो आप लालू जी के पक्ष में हैं या लालू जी के विरोध में हैं, और समाज का एक बड़ा वर्ग सिर्फ इसी बात पर वोट करता है कि हमें लालू जी को जिताना है, और एक वर्ग कहता नहीं हमको लालू जी को हराना है। यूपी में वही है, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ है लोग। नहीं है, वो बात नहीं है। ये आप ऐसे सिमलेसली महाराष्ट्र और बिहार की स्थिति को, जो लालू जी का यहाँ पर की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति, आप हर राज्य में घूमे हैं, मुझे भी हर राज्य में चुनाव कवर करने का अनुभव है थोड़ा सा। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? यूपी की परिस्थिति अलग है, बिहार की परिस्थिति अलग है, महाराष्ट्र की परिस्थिति अलग है, पंजाब की परिस्थिति अलग है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, कह रहा हूं, वहां भी मोदी जी का जादू चल सकता नहीं। आप गलत बता रहे हैं। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कोई एक लीडर, जिस तरह से बिहार की राजनीति में पिछले 30-35 साल में लालू यादव जी का डोमिनेंस रहा है, इस तरह किसी एक व्यक्ति का महाराष्ट्र की राजनीति में, पंजाब की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक व्यक्ति का इतना डोमिनेंस, समाज की राजनीतिक सोच पर जो प्रभाव है वो नहीं है। आप इसको देख लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी का भी उत्तर प्रदेश में वो नहीं है, वहां पर भी मायावती रही है, वहां पर भी कल्याण सिंह रहे हैं, महाराष्ट्र में कई लोग लीडर रहे हैं, पंजाब में आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में बात कर रहे हैं, वो एक ध्रुवीय राजनीति नहीं रही है। बिहार में जो राजनीति है वो करीब करीब एक ध्रुवीय थी मोदी जी के आने से पहले, लालू जी का पक्ष या लालू जी का विरोध। आज भी वो बहुत बड़ा ध्रुव है। इसके साथ साथ मोदी जी के समर्थन की भी बात थोड़ी बहुत हुई है। आप स्वयं कह रहे हैं कि भाजपा का कोई लीडर का आप नाम भी नहीं बता सकते हैं, तो जो भाजपा यहां नहीं है, हाँ, जो भाजपा को वोट आया 20%, 25%, वो भाजपा की विचारधारा का, हिंदू मुसलमान का और मोदी जी के तीनों का सम्मिलित योगदान है उसमें। लेकिन नेट अगर लालू जी न रहें तो बहुत सारे सीटों पर इन बातों, नीतीश जी को जिस तरह की सफलता मिलती रही है पिछले 15-20 वर्षों में, वो सफलता शायद उनको न मिले। सेम बात लालू जी पर भी लागू होती है। अगर सामने से भाजपा ना हो तो जिस तरह का मुसलमानों का समर्थन लालू जी को मिलता है वो समर्थन उनको शायद नहीं मिलेगा। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो इसी पर एक और ऐड करता हूं, तो ठीक उसी तरीके से जिस बेल्ट से आप आते हैं शाहबाद रेंज में, वहां तो आरजेडी ने बहुत अच्छा किया परफॉर्मेंस। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? मतलब सारी सीटें जीत गई वहां पे माले, और आरजेडी ने बक्सर जीत गए, आरा जीत गए, औरंगाबाद जीत। भाई नेट 40 सीट, लालू जी का डर नहीं था। ऐसा है कि 40 सीटों में कितनी सीट जीते? आपने तो अभी कहा कि आपको आंकड़े की बहुत जानकारी है, तो 40 में कितनी सीट लालू जी की पार्टी जीती है वो बता दो। आपको वहां पर डर तो आप जो बता रहे हैं वो बताइए ना, कि लालू जी की पार्टी कितनी सीट जीती है? जी की पार्टी तो 4 सीट जीती, गठबंधन ने 10 सीट जीता। कहानी खत्म। मैं आपको इतना ही बता रहा था कि जिन लोगों ने 2020 के चुनाव के आधार पर यह बता दिया कि तेजस्वी यादव बिहार के नेता बन गए हैं, लालू यादव जितने बड़े नेता हो गए, बिहार के सर्व समाज ने उनको नेता मान लिया, बिहार के लोगों ने उनको नेता मान लिया, वो लोग अपने आकलन में बड़ी भूल कर रहे थे। और ये लोकसभा के चुनाव ये दिखाते हैं कि आरजेडी की ताकत जो थी उतनी ही है, कोई बढ़ी नहीं है बल्कि घटी ही है। क्योंकि 2019 में इनको 0 सीट आया, 2024 के चुनाव में उनको 4 सीट आया, और 2014 में भी उनको 4 या 5 सीट ही आई थी। तो ये बेस जो है आरजेडी का इतना ही है। 25 में आरजेडी की क्या स्थिति रहेगी? आरजेडी जनसुराज बनने के बाद यहां तीसरे नंबर का दल रहेगा। एनडीए और जनसुराज में सीधा मुकाबला होगा, आरजेडी तीसरे नंबर का दल होगा। और इस बात को इस बार आप लिख लीजिए,
अगली बार जब आप हमारा इंटरव्यू करेंगे तो पूछिएगा इसका वजह मैं आपको बार बार मैं लिख के आता हूं। लिख के आइएगा, फिर से आइएगा। इसकी वजह बता देता हूं। आरजेडी को जो वोट है वो एक बड़ा जो MY समीकरण की हम लोग बात करते हैं, उसमें जो मुसलमान समाज के का वोट है, मुसलमान समाज के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा यहां पर पीड़ित, शोषित, पिछड़े अगर कोई है दलितों के बाद तो मुसलमान है। और वो 30-35 साल से सिर्फ और सिर्फ लालू जी को इसलिए वोट दे रहा है कि वो भाजपा को वोट दे नहीं सकता है। पहली बार मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है, और अगर मुसलमानों ने उनको छोड़ा तो आप भी समझते हैं कि आरजेडी तीसरे नंबर पर आने के लिए भी बहुत, मतलब मुसलमान जनसुराज के साथ जुड़ रहा है कि नहीं, ये तो आप पत्रकार हैं, आप आकलन कर लीजिए। आरजेडी ने पत्र निकालकर ये कहा है कि भाई हमारा दल मत, आप दल छोड़कर जनसुराज में मत जाइए, ये जनसुराज ने नहीं कहा है। जगदानंद सिंह जी ने पत्र जारी किया। जगदानंद जी उनके अध्यक्ष हैं। आप चंपारण से शुरू कीजिए और जिले वाइज आरजेडी से जुड़े हुए जो बड़े मुस्लिम लीडर रहे हैं, ऐसे लोग जो 20-20 साल से आरजेडी के संगठन के उन जिलों में प्रमुख रहे, माइनॉरिटी विंग के नहीं, मेन विंग के, वो लोग आज कहां हैं आप जाकर देख लीजिए। चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, गोपालगंज में, सिवान में जो लोग आरजेडी के अगुआ थे, आरजेडी के मेन ध्वजवाहक थे, वो सारे लोग आज जनसुराज में हैं। इसीलिए घबराहट में वो पत्र निकाला गया है। तो आप बताइए कि अगर लालटेन से किरासन तेल निकल जाए तो लालटेन कितने दिन तक जलेगा? तो मुसलमान किरासन है। बिल्कुल है, सामने से कहता हूं। लालू जी के लिए मुसलमान विशुद्ध तौर पर किरासन तेल है, और ये मुसलमानों को समझना है कि वो किरासन तेल हैं। जल वो रहे हैं, जल उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य हो रहा है, जल रहा है, और रोशनी कहीं और हो रही है। मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है। यादव लोग फिर क्या है? नहीं, यादव समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग तो लालू जी के साथ है, बहुत बड़ा वर्ग भाजपा को ही वोट दे रहा है। अच्छा, जैसे दूसरे समाज में लालू जी को कुछ समर्थन है, कुछ कम या ज्यादा, ऐसा नहीं है कि यादव समाज का हर आदमी लालू जी को ही वोट दे रहा है। आप CSDS का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, करीब करीब 40% यादव समाज के लोग, उन्होंने वोट आरजेडी के अलावा अन्य दलों को दिया है। खैर CSDS का आंकड़ा किसने किया मैं नहीं जानता, हम लोग भी घूमते रहते हैं। दूसरी बात कि आप लोकसभा चुनाव के पहले प्रशांत जी बीच में आपने एक बयान दिया कि बीजेपी को अकेले 300+ सीट आते दिख रही हैं। तमाम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ने भी यही सर्वे दिया था। वहां पर आपसे चूक हो गई। विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि आप बीजेपी के PR एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और सुनिए, ऐसा है प्रकाश जी, हमने क्या कहा उसको आप पहले सुन लीजिए। हमने लोकसभा चुनाव के पहले 5-6 महत्वपूर्ण बातें अपने इंटरव्यूज में कही हैं। पहली बात मैंने कहा कि मोर और लेस स्थिति वही रहेगी, सीट चाहे 250 आए, 60 आए, 270 आए, 300 आए, सरकार NDA की बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। उसका मैंने आधार दिया। मैंने ये कहा कि मोदी जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी और उसके इंटेंसिटी में कमी आई है। मैंने ये भी कहा कि मोदी जी चाहे जितने सीट लेकर प्रधानमंत्री बने, तीसरे टर्म में मोदी दूसरे टर्म के मुकाबले कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। मैंने ये भी कहा कि मोदी जी जब अगली बार सरकार लेकर आएंगे तो उनकी संख्या चाहे जो भी हो, समाज में जो बेरोजगारी है, युवाओं की समस्या है, किसानों की समस्या है, रूरल डिस्ट्रेस है, उसकी वजह से उनको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मैंने ये भी कहा कि सरकार में भले मोदी जी आ जाएं, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हालात बनेंगे वो लीडरशिप के लिए बड़ी चुनौती बनेंगी। लेकिन आपने ठीक कहा, मैंने ये भी कहा था कि मेरी समझ से भाजपा को 300 के आसपास सीट आएगी। वोट उनको उतना ही आया जितना पिछली बार 0.7% का फर्क हुआ, वोट उतना ही आया है। सीटों के आकलन में जरूर मैंने जो कहा उससे उनको 50 सीट कम आया है, और वो बड़ा अंतर है। मैं उससे ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सही कहा, लेकिन मैंने जो 6 बातें कही उसमें 5 बात सही है, वोट शेयर भी सही है, सीट उनको 50 कम आया, वो मेरी गलती है। लेकिन जो भी इस तरह का अनुमान लगाते हैं, ये साइंस है, इन्फॉर्म्ड गेस है, साइंस है। और साइंस में भी जब आप स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे उसमें लोग बताते हैं 3% प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 10% की गलती है, तो कुछ गलती है हमारे साइड से। लेकिन आपने बंगाल चुनाव कवर किया है। बंगाल चुनाव में हमने कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगा, पहले ही बोल दिया, पहले बोल दिए थे। फिर भी
मैंने ये नहीं कहा, संभव था कि भाजपा को 97 भी आ जाए, संभव है कि भाजपा को 17 भी आ जाए, आया उनको 77। ये नंबर एकदम पिन पॉइंट कर पाना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। मैंने आंध्र प्रदेश में कहा सबसे पहले कि जगन मोहन रेड्डी हार नहीं रहे, बहुत बड़ी हार हो रही है। पिछले बार लोगों ने इस बार कहा, तो लोगों ने कहा जगन मोहन रेड्डी की बड़ी हार कैसे हो रही है। जगन मोहन रेड्डी को 11 सीट आया है 175 में। तो आप ये जो अनुमान लगाते हैं इसके पीछे साइंस है, जो हम लोग की समझ है, लेकिन भगवान कोई नहीं है, हम लोग भगवान नहीं है और ये दावा नहीं कर सकते हैं कि जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। लेकिन जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसके आधार पर बात कही, उसके पीछे मोटिव कुछ नहीं है। आप मोटिव लगाना चाहते हैं लगा दीजिए। नहीं, उस समय लगा कि बीजेपी के पीआर एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं। भाई बीजेपी को सबसे बड़ी हार बिहार में हराया हमने, बीजेपी को हमने हराने में कंधा लगाया बंगाल में और हम बीजेपी के एजेंट हो गए। वो और जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में बैठा हुआ है वो आदमी हमको कह रहा है कि हम बीजेपी की टीम है। ये कहने का कोई मतलब नहीं है और समाज इस बात को समझता है। बड़ी बात यह है कि बिहार में मैं सिर्फ सर्वे के आधार पर बात नहीं बोल रहा हूं, ये फर्क समझिए। बंगाल में जो मैंने कहा वो सिर्फ सर्वे नहीं था, बंगाल में मेरे 2 साल का वहां प्रयास भी था, मैं 2 साल वहां बैठा हुआ था। तो जो मैं बिहार में कह रहा हूं ये सर्वे भी है और मेरे 2-3 साल का गांव-गांव में किया गया अपना प्रयास भी है। दोनों को मिला देने के बाद से जो मैं कह रहा हूं या जो समझ पा रहा हूं उसके गलत होने की संभावना कम है। 100% तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन यह संभावना कम है कि बिहार के प्रति जो आकलन मेरा है वो गलत हो जाए। लाइटर वेट में इन दोनों बातों के लिए एक मोदी जी के 300 सीट आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 300 सीट आने के लिए, और नीतीश कुमार के बारे में जो आपने कहा, नीतीश कुमार के बारे में जो कहा है 100% वही हुआ। 5 सीट नहीं आएगा। आप बोले कि जनता के सामने माफी, फिर आप बात ही नहीं समझते हो यार। आप गलत मत कोट कीजिए। जो मैं गलत बोलता हूं मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो गलत है तय करता। 300 सीट का अगर गलत है, हम सामने से कह रहे हैं क्या गलत है क्या सही है। नीतीश कुमार को आप मेरा बयान, आप दर्शकों को मैं कहूंगा आप चलवाइए, उस इंटरव्यू है मेरे पास, चलाइएगा, प्लीज चलाइए उसको 2 विंडो में करेंगे, बिल्कुल चलाइएगा। मैंने कहा कि अगर, क्योंकि मैं नीतीश का स्वभाव जानता हूं कि कब वो महागठबंधन ने ये भी बोला था कि रोशनदान खोल के रखे हुए, उस समय ये भी बोला था, तो ठीक है। तो आपको मैंने उस समय ये ध्यान रखा था कहते हुए कि आदमी लोकसभा से पहले भाग भी सकता है, इसलिए मैंने कहा था कि महागठबंधन में अगर लड़ेंगे तो 5 सीट आएगा और अगर वो बयान में 1 पैसा भी इसके ऊपर नीचे होगा तो कल आप फिर आ जाइएगा। मैं आप हमको अभी चला के दिखा दीजिए, कल दिखा दीजिएगा, हम फिर से आप कह रहे माफी मांगे, बिल्कुल मांग लेंगे अगर हमने ये कहा होगा तो। कि आज माफी नहीं मांगिएगा, सवाल ही नहीं कि हम गलत किए नहीं, गलत बोले ही नहीं तो क्यों, हम तो जो कहे वही हुआ। हम तो पहले कहते नीतीश कुमार रोशनदान खोल के बैठा हुआ, भागेगा लोकसभा से पहले, भाग गए। वो हरिवंश जी का रोशनदान आपने बोला था, खिड़की और दरवाजे की भी बात की थी आप, नीतीश कुमार, लेकिन बयान उसमें है, मैं कल पलट के आप फिर देख लीजिए। अगर मैंने कहा है तो तभी मैं आपको कोट कर, मेरे भाई प्रशांत किशोर को 1 मिनट नहीं लगेगा ये आकर मानने स्वीकार करने में। तब माफी मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। आप हमको दिखा दीजिए अगर हमने कहा हो कि अगर एनडीए के साथ लड़े तो भी, अगर ये कहा है मैंने तो आप बिल्कुल मैं माफी मांग। आपने बोला था कुछ भी कर लें, 5 सीट से ज्यादा नहीं, कुछ भी कर लें, 5 सीट से कम आए, बिल्कुल सुन लीजिए, कुछ भी कर लें, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो 5 सीट से कम आएगा। इससे अगर कुछ अलग कहा है तो मैं कल माफी मांग लूंगा। अब आज सामने लाइएगा, आज सामने माफी, कोई बात नहीं, बात खत्म हुई। नहीं खत्म नहीं हुई, इसको मैं रखूंगा, हम लोग आपकी बातचीत होते रहती है, लेकिन इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। उस समय प्रशांत जी, एक उस इंटरव्यू में आपने यह भी कहा था, हमने पूछा था कि राहुल गांधी कैसे नेता हैं, और आपने कहा था कि राहुल गांधी में ही पोटेंशियल है, नीतीश कुमार कन्वीनर नहीं बन सकते हैं। और इस बार देखा गया कि विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया, करीब 60 सीटों का अंतर है दोनों के बीच में, बीजेपी और इंडिया फॉर्मेशन में। राहुल गांधी ने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन उस समय आपने एक बात कही थी कि इस बार अगर राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं तो बार बार पीएम के कैंडिडेट वो न बने, किसी दूसरे को मौका। आपने हाथ जोड़कर कहा था कि मैं हाथ जोड़कर राहुल गांधी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि उस दूसरे को मौका दे दे। तो आपको क्या लगता है कि 29 में किसी दूसरे को विपक्ष का नेता बनना चाहिए राहुल गांधी के बजाय? 29 में क्या होगा, तो आज अभी चुनाव हुआ, 29 का बात कौन करेगा। 2 बातें मैंने उस समय जो कहा था कि अगर राहुल गांधी को इस बार भी सफलता नहीं मिलती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो बैकसीट ले और किसी दूसरे को मौका दे। लेकिन जहां तक 2024 का चुनाव का सवाल है, मैंने उस समय भी कहा था कि भाई आप माने ना माने राहुल गांधी इसके अगुआ है,
तो जो भी थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन विपक्ष का हुआ है उसका श्रेय और क्रेडिट राहुल गांधी को मिला ही है। नीतीश कुमार को तो और लालू यादव को और ममता बनर्जी को तो मिला नहीं, वो श्रेय राहुल गांधी को मिला, वही एलओपी बने हैं। लेकिन वही बात फिर दोहराऊंगा कि जो लोग ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड, तो उनको एक आंकड़ा खाली आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिए। इंदिरा जी की जीवन में जब सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, तो इंदिरा जी को कांग्रेस को 154 सीट आया था, 154। राहुल गांधी की जिंदगी की ये सबसे बड़ी जीत है, तो इनको सीट आया है 99। ये फर्क है इंदिरा जी में और राहुल गांधी में, ये फर्क को समझिए। तो एकदम से ये कह देना कि ये आदमी है, यस ही हैज डेफिनेटली डन बेटर, और अगर उनकी पार्टी ने उन्होंने अच्छा किया है तो उसका श्रेय भी उनको मिल रहा है, लेकिन ये बता देना कि पूरे देश में कोई राहुल गांधी की लहर चल रही है, वो भी बात सही नहीं। राहुल गांधी भविष्य में पीएम के उम्मीदवार। अब भाई मुझे ऐसा है प्रकाश जी कि मैंने अपने आप को बिहार तक सीमित रखा है और मैं चाहता हूं कि बिहार में ही सीमित रहूं। बिहार का चुनाव 25 में हो जाए, उसके बाद देश, दुनिया, अमेरिका, यूरोप सब पर चर्चा करेंगे। अभी तो आप मुझे बिहार का जो चुनाव है 25 में, उस पर जो सवाल है वो आप कर लीजिए। नहीं कुछ क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति, राष्ट्रीय स्तर के कोई व्यक्ति नहीं है, हम राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति अगर थे भी तो अब हम गांव के स्तर के व्यक्ति बन के ही रहना चाहते हैं।